अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम द साइंस 1 एंड दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी। और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ट्राई कर रहे हैं हम न्यूमेरिकल्स को कवर करने का, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन आंसर थ्योरी पार्ट याद कर लेते हैं बट न्यूमेरिकल्स को कंसेप्चुअली समझ नहीं पाते हैं, या फिर उन्हें पता नहीं होता कि क्यों ये वैल्यू है या कन्वर्जन क्यों है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करके ऑलरेडी पहले से लिख दिया है, तो ये आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि इसका बहुत यूज़ है। एक फॉर्मूला देखते हैं। पहला फॉर्मूला है वर्क का। वर्क बेसिकली होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पैरेलल हो। क्योंकि अब एक फॉर्मूला ऑफ वर्क का ये भी है जो यहाँ हमने लिखा नहीं है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये कब आता है एंगल? फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक ब्लॉक है, ये एक टेबल पे रखा हुआ है सपोज, ठीक है, ये एक ज़मीन पे पड़ा हुआ एक ब्लॉक है, यहाँ से इसको हम पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और इसका डायरेक्शन कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है, मीन्स सेम डायरेक्शन है। और अगर ये देखा जाए तो दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ पर फॉर्मूला वर्क का सिर्फ F इंटू एस से निकाला जाएगा कि कितना फोर्स अप्लाई हुई और कितना डिस्प्लेस हुआ। सपोज मैं यहाँ से 10 न्यूटन का धक्का मार रहा हूँ और ये 10 मीटर ट्रैवल करता है, तो 10 इंटू 10 100 का वर्क डन हो गया। वर्क डन इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस ब्लॉक को यहाँ से एक रस्सी बांध दूँ, ठीक है, और ये रस्सी यहाँ पे कोई एक लिया है हाथ में या दांत से पकड़ खींच रहा वॉटेवर, ठीक है, एक शख्स है खड़ा यहाँ पर, कुछ ज़्यादा नहीं खड़ा होगा, ये इसको अब खींच रहा है यहाँ पर। तो देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसी है? अब ऐसी है, फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, हाँ, इंक्लाइन टाइप का हो गया। तो यहाँ पे इसके कंपोनेंट लिए जाते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट डिराइव किया था ऐसा कि फोर्स, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा और बेसिक समझाना पड़ेगा मुझे इसके लिए कि फोर्स कभी भी अगर स्ट्रेट ना हो, परपेंडिकुलर ना हो किसी के ऊपर, बल्कि वो अपना डायरेक्शन चेंज करे, तो उसको पढ़ने का तरीका कैसा रहता है? एक बार इसको स्ट्रेट के साथ पढ़ूंगा और एक बार इसको मैं सीधा पढ़ूंगा, क्योंकि ये देखो फोर्स एक्चुअली में क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट को ऊपर भी लेके जा रहा है क्योंकि ऊपर खींचा जा रहा है, और ऑब्जेक्ट को आगे भी लेके जा रहा है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव आगे करेगा, ये ऊपर नहीं उठेगा। ये ऐसा हो गया ना बचपन में, जैसे हम गाड़ी में कोई रस्सी बांधे और लेके चल रहे हैं। आप सबने खेला होगा बचपन में गेम कि एक गाड़ी है, उस पर एक रस्सी बांध दिया हमने और रस्सी से उसको गाड़ी को घसीट रहे हैं। तो घसीटने में क्या गाड़ी उठ जाती है ऊपर? वो कब उठेगी? जब फोर्स एकदम परपेंडिकुलर कर दो, मतलब जब ये फोर्स एकदम ऐसा हो जाएगा तो ये ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा। लेकिन अगर वो इंक्लाइंड है, लेस देन 90 है, तो कितना एंगल है भाई? कितना एंगल है? ये एंगल थीटा। तो उस टाइम पे वर्क डन निकलता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से यूज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स तो बेसिकली है नहीं आपके टेक्सचुअल की, लेकिन एक कंसेप्ट था तो मैंने बता दिया कि दोनों फॉर्मूले वर्क डन के हैं। वर्क डन के ये फॉर्मूले के बाद हम देख रहे हैं वर्क डन का एक फॉर्मूला है M इंटू जी इंटू एच, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो बेटा ये फॉर्मूला एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी का भी है, स्टोर एनर्जी। क्या देखो यहाँ पे हमने लिखा है P इज इक्वल टू एम जी एच, मास इंटू ग्रेविटी इंटू एच। कितना काम हो रहा है कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे, अगर हाइट पे कोई चीज़ जा रही है ना, तो कितने वजन की चीज़ कितने हाइट पे गई और उस टाइम पे कितनी ग्रेविटी उसको नीचे ले रही थी, दैट इज mgh, और वो बताता है कितना काम हुआ। सेम स्टोरेज एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। तो देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का भी वही फॉर्मूला है जो कि वर्क डन का फॉर्मूला है। फिर बात करेंगे हम पावर की। ये P स्टैंड फॉर पावर, वर्क इज W स्टैंड फॉर वर्क एंड T स्टैंड फॉर टाइम। तो पावर का फॉर्मूला हो गया वर्क अपॉन टाइम। तो बेटा यहाँ से पावर का एक फॉर्मूला और डिराइव कर सकते हो। अगर वर्क आपको दिया हुआ नहीं है लेकिन वर्क के बदले में मास दिया हुआ है, हाँ, मास और हाइट दिया हुआ है, तो आप मास इंटू हाइट इंटू ग्रेविटी mgh या mhg, ये किसकी वैल्यू है? ये देखो ना, ये वर्क ही तो वैल्यू है। तो वर्क के प्लेस पर मैं mgh भी लिख सकता हूँ, यानी ये वैल्यू यहाँ भी लिख सकता हूँ mgh अपॉन t। इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमने पावर के फॉर्मूले को डिराइव किया है। तो ठीक है, यहाँ इसको ऐसे ही रहने देते, आप इसको अलग से न्यूमेरिकल में समझिए। तो विदाउट किसी टाइम वेस्ट के अब हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एन इलेक्ट्रिक पंप हैज़ 2 किलोवाट पावर। एक इलेक्ट्रिक पंप है मतलब मोटर जिसका पावर कितना है? 2 किलोवाट है। तो मैं लिख देता हूँ पावर इज इक्वल टू 2 किलोवाट। थोड़ा बहुत आपको कन्वर्जन भी करना पड़ेगा किलो से, विदाउट किलो में कोई बहुत ईजी है। हाउ मच वाटर विल दी पंप लिफ्ट एवरी मिनट टू द हाइट ऑफ 10 मीटर। कह रहा है कि भाई हर
1 मिनट में, मतलब टाइम दे दिया है 1 मिनट टाइम दे दिया है, और कितना हाइट पे पानी खींच रहा हो पंप, 10 मीटर की हाइट पे, तो H हो गया 10 मीटर। तो बेटा ये जो पहले दिया हुआ था जितना भी मैंने सब लिख दिया, अब इसको यूज करना है। मुझे पूछ रहा है कि भाई कितना पानी खींचेगा हर मिनट में 10 मीटर की हाइट पर, एक मोटर है, कितना पानी खींचेगा, तो मतलब कितना पूछ रहा है, तो ये अमाउंट में पूछ लिया। हाँ, तो या तो लीटर होगा या तो किलो होगा, कुछ भी होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वैसे तो मास निकालना है। क्या निकालना है? मास ऑफ वाटर, कि कितना पानी खींचेगा मोटर। अगर मोटर का पावर 2 किलोवाट है और उसने ऊपर फेंकना है 10 मीटर, क्योंकि अगर हाइट बढ़ाएंगे तो इतना, जैसे आपको ही पता है कि एक छोटा मोटर से मैं बिल्डिंग की टेरेस पे पानी नहीं भर सकता हूँ। क्यों? पावर कम रहेगा और हाइट ज़्यादा रहेगी। तो अगर ज़्यादा हाइट पे पहुँचे तो ज़्यादा पावर लगेगा। हाँ, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 10 मीटर की हाइट पे अगर इतने पावर का मोटर यूज करूँ तो कितना पानी फेंकेगा ऊपर वो, 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो, इन कितना क्वांटिटी। तो बेसिकली क्या निकालना है? एम निकालना है। तो अब फॉर्मूला कौन कौन सा है? सबसे पहले एम कहाँ है? एम मुझे दिख रहा है एक पोटेंशियल एनर्जी में और एक वर्क में। तो पावर जो है ना, पावर किस में यूज होता है? वर्क के टर्म में यूज होता है। तो बेसिकली मुझे वर्क वाला इक्वेशन और पावर वाला इक्वेशन, यानी ये 2 फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करूंगा अभी देखो यहाँ पे। अच्छा, उससे पहले कन्वर्जन समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ना पानी ऊपर जा रहा है ना, ग्रेविटी, तो जी का वैल्यू भी आएगा जो कि कांस्टेंट है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे प्लीज वो वाला कंसेप्ट यूज मत करना, अगेंस्ट द ग्रेविटी काम होता है तो जी का वैल्यू नेगेटिव ले आता है। ठीक है, ये जी का वैल्यू है यहाँ पर। और यहाँ पे यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो जब मीटर पर सेकेंड है तो बेटा टाइम किस में है? मिनट में। तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको सेकंड में। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है हमको सबको पता है, कुछ कन्वर्जन की खास जरूरत नहीं। तो 60 सेकंड हो गया टाइम। ठीक है। और लेंथ ऑलरेडी मीटर में, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मीटर हो गया, ये सेकंड हो गया। बात करते हैं किलोवाट की। तो ये किलोवाट कब होता मालूम है? जब टाइम आर में हो और मीटर, ये डिस्टेंस किलोमीटर में हो। भाई जब यहाँ किलो लगा रहेगा तो यहाँ किलो लगाएंगे, सिंपल कन्वर्जन है। यहाँ सिर्फ मीटर, तो इसको सिर्फ वॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें मालूम है 1 किलो में 1000, तो 2 किलोवाट में 2000। 1 किलोवाट में 1000, तो 2 किलोवाट में 2000 वॉट। ठीक है, ये हो गया पावर। तो हमने इसको कन्वर्जन भी कर लिया। अब अप्लाई करेंगे इसको। अप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले मैं अगर आपको पूछूं मुझे मास निकालना है, तो वर्क इज इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। वर्क इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ओके, बट वर्क आपको यहां पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन वर्क का इक्वेशन क्या होता है? W/T होता है। हाँ, तो वर्क के प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा? सॉरी, पावर होता है W/T, तो वर्क क्या हो जाएगा? P इंटू टी। अगर मैं यहाँ पे W का वैल्यू ढूंढना चाहूँ तो मुझे पता है पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम के, तो मुझे W की वैल्यू चाहिए, तो W को यहीं रखूंगा, टाइम यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई, तो पावर इंटू टाइम। ये हो गया वर्क डन का एक फॉर्मूला और जो हमने यहाँ से डिराइव किए, जो पावर के टर्म में। देखो बेसिकली आपके पास वर्क के फिर 3 फॉर्मूले आ गए। वर्क का एक फॉर्मूला आया मास और ग्रेविटी के फॉर्म में, वर्क का एक फॉर्मूला आपके पास आया है कॉस थीटा यानी एंगल के फॉर्म में, और वर्क का फाइनल एक फॉर्मूला आ गया पावर के टर्म में। तो वर्क के 3 फॉर्मूले आपने अभी के अभी देख लिया वर्क डन के। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको वर्क का और दिखाऊंगा काम के डन में, मतलब एक काम पहले इतना था बाद में इतना हुआ, तो उनका डिफरेंस भी वर्क कहलाता है, वो भी न्यूमेरिकल में आएगा आगे। तो बेसिकली ये W की वैल्यू P इंटू टी अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? P इंटू टी इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब आपने हमारे पास सब वैल्यू, मेरे पास पावर भी है, मेरे पास टाइम भी है, मेरे पास मास वो तो निकालना है, G है और H भी है। तो सब चीज नोन है, एक ही चीज अननोन है। तो बस अभी हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना और सॉल्व करना है इसको, और बहुत सिंपल हो गया। तो इसको मैं और थोड़ा इजी कर लेता हूँ। M इज इक्वल टू क्या करता हूँ? GH को यहाँ पे देता हूँ, तो P इंटू टी अपॉन G इंटू H। ठीक है, ये आप फटाफट लिखना चालू कर दो, हर जगह देफो चलेगा। बेटा ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया है और उस डायरेक्शन में बस अभी वैल्यू अप्लाई करने जा रहे। तो वैल्यू मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। मास इज इक्वल टू, पावर कितना था बेटा? 2000 वाट था। टाइम कितना था? 60 सेकेंड था। टाइम, ग्रेविटी कितनी थी? 9.8 की थी, और हाइट कितनी थी? 10 मीटर की थी। तो कुछ करना नहीं आपको बस यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? 2000 ऐसी हो जाएगा, 60 भी ऐसी, और अपॉन में 98 हो जाएगा। तो इसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे ना तो ये 2 4 जा एंड 2 9 जा, और ये बन जाएगा 30।
ठीक है। अब इसके बाद देखो ये 49 है, 49 ना 7 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में, ठीक है, लेकिन इसमें से कोई भी 7 के टेबल में कंप्लीटली नहीं आता है। तो अब मैं क्या करूंगा ना, मैं ऊपर पहले पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो 1 0 2 0 3 0 4 0 4 0 ऐसे लिख लूंगा एक साथ, और बाद में 3 2 6 और अपॉन में 49 वैसी के वैसे ही। तो बेटा ये आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ मैं, इसका डिवीजन आप खुद करना और मुझे बताना आंसर कितना आ रहा है। जो भी आपका आंसर आएगा वो मास कहलाएगा। आई थिंक इतना डिवीजन आना चाहिए आप लोग को, या अगर नहीं आता तो मैं आपको बताया था इसको 7 से कट कर लेना। पहले 7 से एक बार कट करना, 7 7 का 49 होगा, उसके बाद आप इसको 60 कट करोगे 7 8 से, वो 56 होता है। फिर 4 बचेगा, 4 बाजू में जाएगा, 40 बनेगा, फिर आप 5 तक पढ़ोगे। ये आपका है, आपका जो आंसर आएगा डेसिमल में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है बुक के आंसर से। अगर आपको नहीं समझा इसका कैलकुलेशन तो कमेंट करिए, कैलकुलेशन भी करके बता देंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ईजी है। अब इतना ईजी तो बता देता हूँ। 8 पढ़ेंगे, बाजू में जाएगा 4, 40 बनेगा तो 5 तक पढ़ेंगे, बाजू में जाएगा 5, 7 7 49 पढ़ेंगे, बाजू में जाएगा 1, 7 1 7 पढ़ेंगे और 3 बच जाएगा। तो 3 को 30 बनाएंगे और 7 4 28, ठीक है। अभी बचेगा 2। अब डेसिमल में ना एक डिजिट आ गया तो अब आगे मैं नहीं पढ़ता हूँ, छोड़ देता हूँ यहीं। अच्छा अगर 2 आता भी तो 2 क्या बनेगा, 20 बनेगा, दैट इज 20। तो फिर 7 2 पढ़ना पड़ेगा, बस अभी जान दो, इसके आगे नहीं करते। अब 7 से कट करना है, 7 1 7, एक बाजू में जाएगा 7 2 14, फिर एक बाजू में जाएगा 7 2 14, अब 3 बाजू में जाएगा तो 7 4 28, ठीक है। तो 28 31 में से कर गया तो कितना बच जाएगा, 3 बचेगा, 3 वहां जाएगा, कितना बना देगा 34। एक डेसिमल ऐसी कैसी लगा दो, और 34 कब पढ़ेंगे आप, 7 4 पढ़ना पड़ेगा वापस से। बट मैं आपको बताऊं 34 अगर 35 होता तो सीधा 7 5 पढ़ लेते, सीधा 7। तो ये पॉइंट में एक ही कम है ना, मतलब यहाँ पे 4 आएगा और जो नंबर बचेगा ना वो बाजू में जाएगा, तो वो नंबर बहुत बड़ा नंबर बनेगा, मतलब 7 के 5 के ऊपर ही पढ़ना पड़ेगा। चलो नहीं समझा तो देख लो, 7 4 28 करेंगे, बाजू में कितना जाएगा, 6 जाएगा, और वो जाएगा तो 62 बना देगा। मैंने कहा ना 7 5 से ऊपर ही पढ़ना पड़ेगा। 62 कब आता है, 7 9 63 होता है, मतलब 8 के अंदर आने वाला है। अब मैं आगे अगर ना जाऊं, ये 8 क्या है, 5 से बड़ा है ना, तो राउंड फिगर करेंगे तो यहाँ पर एक बढ़ा देंगे, तो हमारा फाइनल हो गया 1224.5। और ये चूंकि बेटा मास है, जब सब SI सिस्टम में हो तो मास उस टाइम पे SI सिस्टम में किस में आता है, किलोग्राम में। तो हम बोलेंगे हर मिनट में 1224.5 यानी 1224.5 किलोग्राम इतना पानी वो पावर ये मोटर क्या करेगा, ऊपर फेंकेगा। तो होपफुली इसमें कुछ ऐसा डाउट हुआ नहीं रहेगा, सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, एक्चुअली में सभी इजी क्वेश्चन है। हाँ ये कि आपका थ्योरी पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कंसेप्ट पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस लेक्चर के ऊपर हम कंसेप्चुअल वीडियो भी बनाए, मीन्स जिसमें हम एक्सप्लेन करें टर्म्स को, तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, बताएं, उसके ऊपर सेपरेट अलग से चैप्टर बनाएंगे, या बहुत सारे अवेलेबल लेक्चर हैं, आप देख सकते हो खुद भी यूट्यूब के ऊपर भर भर करें। न्यूमेरिकल्स भी है, बट कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरा अच्छा लगता है समझाने का तरीका, तो इसलिए हम उनके लिए बना रहे। बाकी आपके ऊपर आप कुछ भी देख सकते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि इफ अ 1200 वॉट इलेक्ट्रिक आयरन इज यूज डेली फॉर 30 मिनट्स। एक आयरन है जिसका पावर दिया है 1200 वॉट, ठीक है, फिर पावर 1200 वॉट है और उसको डेली 30 मिनट यूज कर रहे, तो टाइम क्या हो गया 30 मिनट, लेकिन डेली यूज कर रहे मतलब और कितना दिन यूज कर रहे देखना पड़ेगा। तो आगे इसमें लिखा है कि हाउ मच टोटल इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम इन द मंथ ऑफ अप्रैल। एनर्जी बताना है कितना यूनिट यूज हुई, क्योंकि एनर्जी जो घर में बिल आती है ना रुपीस में आती है ना, तो रुपीस कैसे निकालते हैं, कितना यूनिट यूज हुआ है। एक यूनिट का अगर 5 रुपया, तो अगर मैंने दिन भर में महीने भर में 100 यूनिट यूज किया हो तो मेरा बिल आएगा 500 रुपया। तो एक यूनिट होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये कमर्शियली के लिए यूज होता है, यानी घरों की बिल होती है, जो फैक्ट्री की बिल होती है, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा यूज हो रही है। तो एनर्जी का यूनिट जो होता है ना, कितना यूनिट हो तो निकालना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कौन से मंथ के लिए, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल बोलने का मतलब क्या है, हमको मालूम है अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो अगर एक स्त्री एक दिन में 30 मिनट चलती है तो 30 दिन में कितना मिनट चलेगी, 30 × 30 यानी 900 मिनट चलेगी। तो बेसिकली देखा जाए तो ये 900 मिनट हो जाएगा।
30 इंटू 30 900 मिनट हो जाएगा। बट एनर्जी निकालना है यूनिट में पूछा कि कितना एनर्जी यूनिट यूज होगा। तो एनर्जी जो होता है ना, एनर्जी कंज्यूम्ड, इसका फॉर्मूला है एनर्जी कंज्यूम्ड, यानी कितना एनर्जी यूज हुआ, यही है एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल टू पावर इंटू टाइम। लेकिन मसला ये है कि बेटा यूनिट होता क्या है, तो एक यूनिट में आपको यहाँ पे बता दे रहा हूं, एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट पावर हो और 1 घंटा उसका ड्यूरेशन हो, यानी 1 किलोवाट इंटू 1 आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो अपने को ये देखना है कि ये कितना किलोवाट है, तो ओह ये तो वाट है, कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोवाट। तो यहाँ पे मैं एक बहुत शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूँ कि व्हेनेवर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक तरीका है, बहुत मस्त तरीका, कि जब आप वॉट से ना किलोवाट में जाओगे, वॉट से किलोवाट, और एक है आपका किलोवाट से वॉट। तो जब किलोवाट से वॉट में जाओगे, जैसे मैं बोलूंगा मेरे पास 1 किलोवाट पावर है, तो कितना वॉट हुआ, 1000 वॉट हुआ। 1 किलो का मतलब 1000 होता है, तो मैं कहूंगा अगर 1 किलोवाट पावर है मतलब कितना वॉट हुआ, 1000। मैं बोलूंगा अगर 2 किलोवाट पावर है तो कितना हो जाएगा, 2000। मतलब जब आप किलोवाट से वॉट में जाते हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000 आपको करना होता है, एकदम आसान भाषा में। और अगर आप वॉट से किलोवाट जाओगे ना तो आपको डिवाइड बाय 1000 करना होता है, बहुत सिंपल है। यानी मैं पूछूंगा 1 वॉट में कितना किलोवाट, तो 1/1000 किलोवाट। 2 वॉट में कितना, 2/1000। 1200 वॉट में कितना, 1200/1000। तो 1200 वॉट है, तो इसको अगर मैं 1200/1000 करता हूं तो ये बन जाएगा किलोवाट। क्या बन जाएगा, तो कितना आएगा किलोवाट बताओ मुझे। 2020 कट कर दो, नीचे से 1 0 हटाओगे तो 1 के बाद डेसिमल, तो बेसिकली ये 1.2 किलोवाट हो गया। ये किलोवाट हो गया। टाइम मिनट में, टाइम को घंटे में लेना पड़ेगा क्योंकि टाइम किस में चाहिए, आर में चाहिए। तो वो कन्वर्जन भी समझ जाओ कि भाई 60 मिनट का क्या होता है, 1 घंटा होता है ना। तो मैं पूछूंगा 1 मिनट में कितना घंटा होगा, 1 मिनट में कितना घंटा होगा, तो 1/60 आर। मतलब यहां पे भी वही है, अगर मिनट से आर में जाना है तो 60 का मल्टीप्लाई करो, अगर मिनट से आर में जाना है तो 60 का मल्टीप्लाई करो, और अगर मिनट से आर में आना है तो डिवाइड करो 60 का। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं बताना चाहिए था, इसको ऐसा बताता हूँ मैं कि अगर आर से जाना है मिनट में तो 60 का मल्टीप्लाई, मतलब मेरे पास 1 घंटा है, कितना मिनट, मतलब 60 मिनट। मैं बोलूँगा मेरे पास 2 घंटा है तो मतलब कितना मिनट, 120 मिनट, क्योंकि आपको 60 का मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। और इसी का उल्टा आप जब मिनट से आर में आओगे तो डिवाइड बाय 60। मैं बोलूँगा मेरे पास 1 मिनट मतलब 1/60 आर, 2 मिनट 2/60 आर, 900 मिनट 900/60 आर। ठीक है, तो ये 0 0 कट होगा। ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 0 वैसे के वैसे जाएगा। बाद में 2 को भी कट करेंगे 30 से, तो 2 1 जा और 2 5 जा, मतलब बेसिकली 15 आर हो गया। करके देख लेना, 900 मिनट में 15 घंटे बनते। अब हमें बस यहाँ पे वो वैल्यू डालनी है। पावर था 1.2 किलोवाट का और टाइम था 15 आर का। मैं फिलहाल यूनिट भी लिख रहा हूँ ताकि आपको बाद में समझे कि एनर्जी यूनिट में लाया कैसे। तो ये मल्टीप्लाई करना है, तो 15 2 30 होता है, 3 ऊपर जाएगा, 15 1 15 प्लस 3 18, और 1 के बाद डेसिमल है तो 1 के बाद डेसिमल। तो बेसिकली अभी डेसिमल में 0 लिखने की जरूरत नहीं है। आगे क्या रहेगा, किलोवाट इंटू ये किलोवाट वैसे और इंटू आर वैसे के वैसे। अब देखो 1 किलोवाट इंटू आर का 1 यूनिट था, तो 18 किलोवाट इंटू आर का कितना हो जाएगा, 18 यूनिट। तो बेसिकली ये हमारा आंसर हो गया। एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा वो आयरन पूरे अप्रैल के महीने में, 18 यूनिट। अब अगर ये बता दे आपको कि 1 यूनिट का रुपया कितना है तो आप अपना बिल भी जोड़ सकते हो। और ये 10th में क्वेश्चन है, उसमें बताया है कि 1 यूनिट का कंपनी चार्ज करती है 5 रुपीज़, तो बताओ उस मंथ में बिल कितना आएगा। तो बेटा 18 × 5 कर देने का उस महीने का बिल भी आ जाएगा। मतलब आगे हम कलाकारी दिखा सकते हैं इसके अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 3rd क्वेश्चन। टाइम कितना हो रहा था, हाँ मतलब वीडियो का टाइम कितना हो रहा है, 30 मिनट बन गया, 20 मतलब 12-20। ओ चलो कोई बात नहीं, ये कन्वर्जन आपने तो ऑलरेडी लिख लेना, तो पीछे करके देख लेना। 3rd क्वेश्चन है मस्त वाला एकदम। अच्छा एक और सिंपल क्वेश्चन है लास्ट वाला, पहले वो बताओ क्योंकि थोड़ा टाइम का इशू होने वाला है, इसलिए पहले सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है ई वाला कि रवि अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड मूव्ड अ बुक 30 सेंटीमीटर। रवि एक बुक पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, कितने न्यूटन का, 10। F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अब बुक ना डिस्प्लेस हो रही है, मूव हो रही, कितना, 30
सेंटीमीटर। तो हमको पूछा है कि हाउ मच वाज द वर्क डन बाय रवि, यानी रवि ने कितना काम किया, वर्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको बताता हूं मसला क्या होता है। ये ना न्यूटन का एसआई यूनिट है फोर्स की, तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर होती है, क्या होती है, बट यहां क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर। आ जाओ कन्वर्जन पे वापस से। जब आप मीटर से सेंटीमीटर जाते हो ना, देखो बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, मीटर से सेंटीमीटर तो 100 का मल्टीप्लाई क्या करो, जैसे बोलूंगा मेरे पास 1 मीटर है तो मतलब 100 सेंटीमीटर है, मेरे पास 2 मीटर है मतलब 200 सेंटीमीटर है, 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर। और आज जब आप सीएम से जाओगे मीटर पर, अगर मैं बोलूंगा मेरे पास 1 सेंटीमीटर है मतलब आपको डिवाइड बाय 100 करना है, तो आप बोलेंगे 1/100 मीटर। 2 सेंटीमीटर 2/100 मीटर। 30 सेंटीमीटर 30/100 मीटर। अभी 2 है 0 0 तो ऊपर 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो बेसिकली ये 0.3 मीटर हो गया। 1 0 1 0 कट कर दो, अब बोलेंगे 1 0 है तो 1 के बाद डेसिमल लगा दे, 0.3 क्या बन गया, मीटर। तो बहुत सिंपल है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस, शुरू में कहीं लिखा है आपने, देखो F इंटू एस। लो फोर्स कितना लगा था 10 न्यूटन, डिस्प्लेस कितना हुआ 0.3, तो 0.3 इंटू 10 करेंगे तो बनेगा 3। और ये वर्क डन है ना, वर्क डन का यूनिट होता है, या तो इसको बोलेंगे न्यूटन पर मीटर, क्या बोलेंगे, न्यूटन पर मीटर। और 1 न्यूटन 1 मीटर का काम जो होता है उसको हम बोलते हैं जूल, क्या बोलते हैं, जूल। तो ऐसा सिस्टम में वर्क डन जूल होता है। तो ये हमारा होगा ई वाले का आंसर, बेटा लिख लीजिएगा फास्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, फिर से 5 सेकंड के अंदर आप ये लिखो, 10 सेकंड के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में रीड करो, मस्त क्वेश्चन है कि इफ द एनर्जी ऑफ अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर इज रिड्यूस्ड बाय 40%, हाउ हाई विल इट रीबाउंड। एक बॉल है जो 10 मीटर की हाइट से गिर रहा है, ठीक है, एक बॉल है जो 10 मीटर की हाइट से जमीन पे गिर रहा है, तो टप्पा खा के वो कितना ऊपर उछलेगा अगर उसकी एनर्जी पहले की एनर्जी के मुकाबले में 60% कम हो जाए, सॉरी 40% कम हो जाए। 40% सवाल में मीन्स ऊपर उसकी एनर्जी क्या आती है वो मेरे को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर एनर्जी मतलब जब वो 10 मीटर की ऊपर था, 10 मीटर की हाइट पे था बॉल, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी थी, उसका 40% कम कर दूंगा, यानी बचा हुआ 60% एनर्जी कब कहलाएगी, जब वो टप्पा खा के रिटर्न आ रहा है। तो उस टाइम पे कितना ऊपर आएगा, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, वो हमको चेक करना पड़ेगा। बट इसका आसान आंसर आपको लॉजिकली मैं बता सकता हूँ। 10 मीटर का ना अगर 40% कम करो तो 4 मीटर कम हो जाता है, मतलब वो 6 मीटर उछलेगा। बट इसको सॉल्व करेंगे, रिटर्न कितना उछलेगा वो, अगर एनर्जी 40% रिड्यूस होती है, 50% रिड्यूस हुई तो पहले का आधा। अरे सिंपल सी चीज है ना एकदम। एनर्जी को जितना परसेंटेज कम करोगे उतनी हाइट परसेंटेज में क्या होगी, कम होती जाएगी। आओ तरीका देखते सॉल्व करने का, लिखने का बहुत सिंपल तरीका है बेटा। वीडियो का टाइम 30 मिनट होगा, वैसे ही इन्फॉर्म करना मुझे। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर आपका ABC वाला है, C, ठीक है। क्या बोला है कि जब हाइट ना h इज इक्वल टू 10 मीटर थी, दैट टाइम एनर्जी उसकी जो भी होगी, हाँ उस टाइम पे एनर्जी, देखो बॉल अगर ऊपर रुका हुआ है ऐसा स्टोरेज पे, हाँ हाइट अभी गिरा नहीं है, अभी रुका हुआ है, तो उसकी स्टोरेज एनर्जी होगी, तो दैट टाइम एनर्जी उसकी क्या होती है, mgh होती है। क्या होती है, हाँ एट हाइट 10, हाँ कंडीशन 1 है ये, कंडीशन 1 कि 10 मीटर की हाइट पे उसकी हाइट, उसका एनर्जी क्या होगा, mgh। फिलहाल h सिर्फ अपने पास नोन है 10 मीटर, तो ले लो एनर्जी कितनी हो जाएगी 10 mg, है ना। एनर्जी क्या हो जाएगी, h के प्लेस पे 10 डाल दो, mg वैसे के वैसे ही। ये हो गई हमारी एनर्जी कब की, जब वो 10 मीटर की हाइट पे था। अब वो जमीन पे, देखो बॉल ना पहले जमीन से 10 मीटर की हाइट पे था, ठीक है, ये इसकी हाइट है, ये जमीन है। अब ये जब नीचे आना चालू होएगा तो टकराएगा और रिटर्न ऊपर जाएगा। तो जब एनर्जी जो इतनी थी ना यहाँ पर E1 और यहाँ पे क्या होगी E2, ये E2 ना E1 का 40% कम हो चुकी है। सेकेंड एनर्जी फर्स्ट एनर्जी का 40% रिड्यूस हो चुकी है, तो 40% रिड्यूस हुई है ना, मतलब बचा इसमें एनर्जी कितना रहेगा 60% ऑफ द E1। देखो while rebound energy is reduced by 40%, therefore remaining energy is
60% ऑफ द फर्स्ट एनर्जी, दैट इज E1। बात समझ में आगे रहेगी कि अगर 40% रिड्यूस हो जा रहा है तो E2 क्या रहेगा, रिमेनिंग एनर्जी क्या रहेगा, 60% किसका, पहले एनर्जी का, E1 का। तो E1 का अगर मैं 60% निकालता हूं तो E1 कितना था मेरा, 10 mg था। 10 mg का अगर मैं 60% निकालता तो इंटू 60/100 परसेंटेज निकालना तरीका क्या है, डिवाइड बाय 100 कर देने का, अगर परसेंटेज साइन हटानी है तो ये आपका कितना आएगा वैल्यू बताओ मुझे, 0 0 कट 0 0 कट, मतलब कितना आया, 6 mg आया। E2 के लिए 6 mg आया। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था हमने, मास इंटू ग्रेविटी इंटू, तो यहां पे ले लेंगे मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट इज इक्वल टू 6, m से m कट, g से g कट, तो हाइट कितनी आ गई, 6 मीटर आ गई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नहीं आया इसमें 30 होने में, लास्ट क्वेश्चन है 4 मिनट का टाइम बचा हमारे वीडियो को, तो फटाफट करते हैं। इसके अंदर कोई इतना खास इशू नहीं है, लास्ट वाला भी मस्त है एकदम क्वेश्चन, बट उसको समझाने में हो सकता है तुझे 2 मिनट लग जाए। सवाल बहुत सिंपल है, द वेलोसिटी ऑफ कार इंक्रीज फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब वेलोसिटी कार की बढ़ रही है, पहले कितनी थी, पहले V1 ले लो, V1 54 किलोमीटर पर आवर। बेटा आपको एक चीज बताऊं, अगर इनिशियल वेलोसिटी तो उसको हम u से भी लेते हैं, आप अगर VI VF नहीं लिखो तो u लिख दो, u होता है इनिशियल और v होता है फाइनल, वो है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोल रहे कि भाई आगे कि हाउ मच इज द वर्क डन इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। अगर मास ऑफ कार 1500 किलोग्राम है तो बताओ वर्क कितना हुआ। आप बोलेंगे डेटा क्या है, वर्क कैसे निकलेगा, वर्क के कोई भी फॉर्मूले में वेलोसिटी का तो तस्करा ही नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं कह रहा हूँ एक कार 54 की स्पीड से भाग रही है, अचानक 54 से कितनी हुई, 72 हुई, तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ कि नहीं हुआ। ये चेंज इन वेलोसिटी कोई काम की वजह से हुआ रहेगा ना, इंजन ने काम किया रहेगा ना फास्ट, तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज वर्क, चेंज इन वेलोसिटी इज। अच्छा, जब कार रनिंग में हो तो कौन सा एनर्जी होता है, एक्चुअली में चेंज इन वेलोसिटी इज वर्क नहीं होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं देखूं तो काइनेटिक एनर्जी है रनिंग में, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। बेटर वर्ड क्या है, चेंज इन काइनेटिक। एनर्जी का चेंज वर्क ही तो कहलाता है, पहले एनर्जी कितना था, अब एनर्जी कितना, तो काम हुआ रहेगा। तो वर्क एक्चुअली में कैसे निकलेगा, चेंज इन एनर्जी से। हाँ, तो अपने पास 2 एनर्जी आने वाली है, काइनेटिक एनर्जी कार की 2 लगेगी, एक जब 54 की स्पीड थी तब, एक 72 की स्पीड थी तब। लेकिन मसला क्या है ना, फिर से देखो यहाँ पर क्या है, किलोग्राम ऐसा यूनिट आ गया है ना। आपने को जूल चाहिए, वर्क डन किसमें चाहिए, जूल, नॉट अ किलो जूल। हाँ, किलो जूल अगर नहीं चाहिए तो बेटा किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर। जब ये मीटर में होगा तो आर किस में होगा, सेकंड में, क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लो। 54 है, अगर मैं 54 को डिवाइड बाय 1000 करता हूँ, ठीक है, सॉरी 54 किलोमीटर है ना, तो इंटू 1000 करूंगा तो बन जाएगा मीटर, और अपॉन में क्या है, 1 आर है। 1 आर का मतलब 3600 सेकेंड। मेरी बात समझ में आ गई रहेगी। किलोमीटर, 1 किलोमीटर में, चलो जरा जल्दी बताते, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 आर में 3600 सेकेंड। भाई 1 आर में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड, तो 3600 सेकेंड टोटल हो गए। तो ये किलोमीटर पर आर था, पर आर मतलब नीचे, डिवाइड में सेकेंड में आर बन गया सेकेंड, आर बन गया सेकेंड, और ये बन गया मीटर। कैसे बना, 1 किलोमीटर में 1000, तो 54 में कितना, 54,000 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। अभी 2020 कट कर लो, ठीक है। और 18 का टेबल अगर आपको आता है तो पढ़ लो। 18 2 होता है 36 और 18 3 होता है 54। बाद में इस 2 को कट कर दो इस 5 से, तो 5 3 15। तो एक्चुअली में ये बराबर है 15 मीटर पर सेकेंड के। बना दिया इसको मैंने मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बड़ा समझ में आया। कन्वर्जन यहाँ कहीं पे कोने में कर लेना, तो बन गया 15 मीटर पर सेकेंड। मिटाना नहीं चाहिए था, मेरे को यहाँ करना चाहिए था। इसका भी कन्वर्ट कर लो, बहुत सिंपल है इसका भी। इसका तो यही बता दो, 72 × 1000 लिख दो और अपॉन में 3600 लिख दो।
ठीक हो, 0 0 कट कर दो, 36 जगह 36, 36 दूनी 72 और 10 दूनी 20, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी यूनिट हो गई? फाइनल वेलोसिटी। अब वो इनिशियल, तो वर्क क्या है? वर्क क्या है? चेंज इन एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल मतलब फाइनल वेलोसिटी लेना पड़ेगा, तो हाफ mv स्क्वायर होता है, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल के लिए u था। अब हाफ और m दोनों में कॉमन है, तो हाफ m कॉमन निकाल ले, अंदर बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। हाफ m की वैल्यू 1500, v स्क्वायर, v कितना था? 20 था, 20 का स्क्वायर 400 माइनस u कितना था? 15, 15 का स्क्वायर 225। इनको माइनस कर लो और बाद में इसका मल्टीप्लाई कर देना, हाफ इंटू 1500, इनका माइनस कर लो, कितना आएगा? 175, क्योंकि 75 डालोगे 300 और 100 400। अब आपको बस क्या करना है? बड़ा कुछ नहीं करना है, इसको कट कर दे, 1500 है ना, तो कट होके 750 हो जाएगा, करके देख लेना। 1500 इकाई दाई सैकड़ा, 15,000 है ना, तो 7,500 आएगा। 2 7 14, एक इधर जाएगा, 2 5 10, 1500 है ना ये, हाँ 1500, 1500 तो 750 आएगा, सही नहीं कहा हमने, और इंटू 175। इसको आपको बस मल्टीप्लाई करना, 0 ऐसे ही लगा दो, 75 को 175 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक कर दो कितना आता है। 5 5 25, 5 7 35 प्लस 2 37, 3 ऊपर गया, 5 1 और ये 8 हो गया, 7 5 35 का 5 गया 3 ऊपर, 7 7 49 प्लस 3 52, 5 गया कैरी ऑन, 7 1 7 5 12, ये आ जाएगा 5 7 5 12, 8 2 10 11, 2 और 1 सॉरी 8 2 10 और एक ऊपर आया था ना 11 हुआ, तो एक इधर जाएगा, 2 1 3 बन जाएगा, 13250, 13250 वैसे के वैसे इतना जूल। और आपकी बुक में भी शायद 131250 है, 13125, अरे है ना 13125 13150। ये फाइनली हमारा आ गया आंसर कि कार ने कितना वर्क डन करी, इतनी स्पीड से उतनी स्पीड जाने के लिए 131,250 जूल का उसने काम करी। ये जूल है, किलो जूल में अगर पूछेगा तो इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, बट हमको जूल में पूछा है तो करने की जरूरत नहीं। होपफुली आपको ये वीडियो में न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। इस चैप्टर के कंसेप्चुअल टॉपिक भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, वर्क डन के और चेंज इन एनर्जी के। इस वीडियो को आप 9 के बच्चों के साथ शेयर करिए मैक्सिमम। थैंक यू।